नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और मॉर्निंग स्पेशल की शुरुआत करते हैं एक ऐसी घटना से जिसने सबको हिला कर रख दिया। एक तरफ श्रद्धा मर्डर केस की जांच चल रही है तो बीती शाम को श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पर खुलेआम हमला हो गया। बताया जा रहा है कि रोहिणी के एफएसएल के बाहर कई लोग सुबह से ही ताक लगाए बैठे थे और जैसे ही आफताब को लेकर पुलिस बाहर निकली, हथौड़ों और तलवारों से उसकी वैन पर हमला कर दिया गया। हालांकि इस दौरान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन सवाल कई सारे हैं। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर देश भर में चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ आफताब से अलग अलग टेस्ट के जरिए पूछताछ की जा रही है तो दूसरी तरफ श्रद्धा को न्याय दिलाने के लिए लोगों में गुस्सा फूट रहा है। लेकिन गुस्सा और नाराजगी हिंसा के साथ हो तो ये कानून के खिलाफ है। ऐसा ही हुआ आफताब को ले जा रही पुलिस टीम के साथ। टीवी की स्क्रीन पर दिख रहे आपको ये लोग हिंसक नजर आ रहे होंगे। आपको इन्हें देखकर लग रहा होगा कि ये कहीं के गुंडे या बदमाश होंगे। हर कोई इन्हें देखकर यही समझेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि कैसे कुछ लोगों ने आफताब को ले जा रही पुलिस वैन पर हमला कर दिया। तलवारों के साथ दिल्ली की सड़क पर ऐसा तांडव शायद ही पहले कभी दिखा हो। जब सरेआम पुलिस सुरक्षा में एक आरोपी के तलवार से टुकड़े टुकड़े करने की हिमाकत हुई हो। कानून को हाथ में लेकर कैसे कत्ल के आरोपी का कत्ल करने की कोशिश हुई, उसने फिर कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन तलवारों का जखीरा और मौत का सामान इतना था कि अगर उसका इस्तेमाल होता तो शायद ही आरोपी आफताब के साथ क्या से क्या हो जाता। किस तरीके से कुछ लोग आफताब की गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। उनके पास हाथ में तलवार रहती है और तलवार से वो गाड़ी पर हमला करने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंदू सेना के हैं, इनके द्वारा जो बताया जा रहा है। और साफ तौर पे इनके हाथ में देखिए तलवार आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि गुरुद्वारे से ये तलवार लेकर आए जो कि गुड़गांव में स्थित है, वहाँ से वो तलवार और सुबह से ही रेकी कर रहे थे। सुबह से ही इनके द्वारा रेकी की जा रही थी। यानी आफताब को उसके गुनाहों की सजा देने के लिए ये हमलावर उसके टुकड़े करना चाहते थे। ये हम नहीं बल्कि हमलावरों का दावा है, जिसमें वो ये बात कबूल कर रहे हैं कि आफताब की खूनी करतूत का हिसाब करने आए थे। फाड़ देंगे आफताब जैसे लोगों को, किसी की बहन बेटी पे दिक्कत नहीं आने देंगे। अरे भारत जैसा देश है, माता बहनों को पूजा जाता है, ये टुकड़े करने देंगे, फाड़ देंगे। लोगों को टाइमिंग पता थी कि आफताब इतने बजे निकलेगा? मैं सुबह से खड़ा हूँ 8 बजे से, कल रात को रेकी करके गया हूँ। ठीक है, अम्बेडकर हॉस्पिटल, मुझे पता यार यहाँ आएगा। ठीक है, मारेंगे तो मारेंगे सर। बीच सड़क बदमाशों की तरह हमला करने वालों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। साथ ही उस कार को कब्जे में भी ले लिया जिसमें हथियारों का जखीरा रखा हुआ था। किस तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ जो जितने भी लोग थे, बताया जा रहा है कि 10 की संख्या में अपने आप को हिंदू सेना के कर्मी बता रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ही आफताब की गाड़ी एफएसएल से निकलती है उसके ऊपर ताबड़तोड़ तलवारों से हमला कर देते हैं और कहते हैं कि हमें कानून पे विश्वास नहीं, हम इंसाफ दिलाएंगे, उस बेटी को हम इंसाफ दिलाएंगे। और उनके हाथों में तलवारें थी और यहाँ पर लगभग 10 की संख्या में वो लोग यहाँ पे पहुंचे थे और सुबह से ही रेकी कर रहे थे। बताया जा रहा था कि 2-3 दिन से पहले से भी रेकी की गई थी। दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में आफताब को सुरक्षित जेल पहुंचाया जो उनकी जिम्मेदारी थी। वहीं श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को अब तक का सबसे अहम सबूत भी हाथ लगा है। श्रद्धा का जिस हथियार से कत्ल हुआ उसे बरामद करने का दावा किया गया है। यानी आफताब ने जिस हथियार से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे वो अब पुलिस के कब्जे में है। इसके साथ ही श्रद्धा की एक अंगूठी भी पुलिस को बरामद हुई है जिसे आफताब ने मर्डर के बाद दूसरी गर्लफ्रेंड को दे दी थी। वहीं दूसरी तरफ लगातार श्रद्धा हत्या मामले में आफताब से चौथे चरण में करीब 8 घंटे तक पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछताछ करती रही। माना जा रहा है कि आफताब का एक और राउंड का पॉलीग्राफ टेस्ट मंगलवार यानी आज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमला हुआ है तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन खाके फिर सवालों के घेरे में है। जब ऐसा लग रहा था कि श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी अब सुलझने ही वाली है तो फिर से एक बार इस हमले ने पुलिस के काम करने के तरीके, उसके इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे ही कई और भी सवाल हैं जो इस वक्त दिल्ली पुलिस पर उठ रहे हैं। रोहिणी में खूनी खेल होते होते बचा
सरेआम तलवारें चलने से खौफ का मंजर रहा। ऐसे में सवालों की बौछार अब खाकी पर हो रही है। यार हमारे पास सब चीजें, अभी तो ये तलवारें हैं, आगे से हम गोली भी चलाएंगे, सबको मारेंगे। इस चीज में जो भी इस चीज को आगे से करता है उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, गोलियों से देंगे हम। यानी पुलिस के सामने सरेआम राजधानी की सड़कों पर गुंडागर्दी हुई और पुलिस बेबस नजर आई। हमलावरों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो दिल्ली पुलिस के सामने तलवारों से ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। सोचिए, जिस शहर में देश के प्रथम नागरिक और देश के प्रधानमंत्री रहते हो, कई दिग्गज नेता और बड़े लोगों का जहां ठिकाना हो, उसी दिल्ली की सड़कों पर सरेआम तांडव होता रहा और पुलिस सवालों से गुस्साती दिखी। एफएसएल के उसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं जहां पर कुछ लोग यहां पर इस गाड़ी से पहुंचते हैं और जो कि आफ्ताब को ले जाने वाली पुलिस वैन पे हमला कर देते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये वही गाड़ी है, DL2CAH6834 नंबर की ये जेन गाड़ी है और साफ तौर पे हम इसके अंदर भी देखने की कोशिश करेंगे क्या इसके अंदर कौन कौन से हथियार है। यहाँ पे देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से, हथौड़ा है, यहाँ पे तलवारें हैं और पूरी तैयारी से रेकी करके यहाँ पे वो लोग पहुंचे थे। यानी जब दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चूक पर रिपब्लिक भारत ने सवाल किए तो पुलिस न सिर्फ अपनी कमियां छिपाती दिखी बल्कि वर्दी पर उठे सवालों से भी झल्लाती नजर आई। सवाल पुलिस से तो है ही, लेकिन सवाल उन हमलावरों से भी है कि क्या भारत में अब इंसाफ अदालत से होगा या फिर तलवार से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है कि ऐसा ही एक और कांड दिल्ली में सामने आ गया है जहां पर एक शख्स की हत्या की गई, उसके शव के 10 टुकड़े करके उसके दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया गया। आरोप लगा उसकी पत्नी और सौतेले बेटे पर। जानकारी के मुताबिक अंजन दास नाम के एक शख्स की उसके सौतेले बेटे और पत्नी ने पहले हत्या की, फिर शव के 10 टुकड़े किए, फ्रिज में रखा और फिर आधी रात को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उसके शव को ठिकाने लगा दिया। लेकिन जैसे आफ्ताब का पाप सामने आ गया, वैसे ही इस मां बेटे की करतूत भी आखिरकार सामने आई गई। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में चेहरा छिपाकर खड़े ये मां बेटे हैं, जिनके चेहरे से नकाब उतरेगा तो यकीन मानिए इनकी खौफनाक करतूत सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस महिला का नाम है पूनम और इसके बेटे का नाम है दीपक, जिसने अपने ही पति अंजन दास की हत्या की साजिश रची और इस हत्याकांड में इसका साथ दिया बेटे दीपक ने। जिस तरह आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे, ठीक उसी तरह इन मां बेटों पर अपने पति और पिता की हत्या कर शव के 10 टुकड़े करने का आरोप है। बड़ी ही सफाई के साथ दोनों ने रिश्तों का कत्ल किया, लेकिन इनका पाप छिप नहीं सका। इस महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर हत्या से पहले अंजन को शराब पिलाई, शराब में कुछ नशीली दवाई मिलाई, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और इसके बाद दोनों ने मिलकर अंजन की गर्दन काट दी। अंजन के शरीर से खून पूरी तरह निकलने के बाद दोनों ने मिलकर शव के 10 टुकड़े कर डाले और शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। इसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शव के टुकड़ों को कई दिनों तक फेंकते रहे, लेकिन इस दौरान इन मां बेटों की खूनी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस 5 जून को पांडव नगर में मिले शव के टुकड़ों की जांच करते हुए इस सीसीटीवी के जरिए दोनों आरोपियों तक पहुंच गई। फाइनली ये जीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से मिसिंग है और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। इस सीसीटीवी को गौर से देखिए। इस तस्वीर में आरोपी दीपक और उसकी मां दोनों नजर आ रहे हैं। दीपक के हाथ में एक बैग दिख रहा है जिसमें शव के टुकड़े होने की बात सामने आई। पुलिस का दावा है कि ये सीसीटीवी 1 जून का है, लेकिन हत्या को अंजाम 10 मई को दिया गया था, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे।
तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। तो इसमें जो इनसे अभी हमें एक तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वारदात जब ये फुटेज में दिख रहे थे वो इनसे हमारे को रिकवर हो गए हैं। इस खौफनाक हत्या के पीछे का राज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खोल दिया। पुलिस का दावा है कि अंजन की बुरी नजर पूनम की बहू और तलाकशुदा बेटी पर थी, जिसके बाद माँ बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज को इन्होंने बार बार देखा कि उसमें इतना तो जरूर आ रहा है, रात के अंधेरे में जो है एक लेडी और एक आदमी कुछ बैग में ले जा रहे हैं और वहाँ जाके रामलीला मैदान या जो गंदा नाला है अशोक नगर का वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, लेकिन उनकी चेहरा या उस तरह की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी कि ये कौन लोग हैं। वहाँ पे पूछा गया कोई मिसिंग पर्सन है, कोई गायब हुआ है जिसकी बॉडी इन्होंने डिस्पोज की है, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। दोनों ही आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अंजन की हत्या की आरोपी पूनम उसकी दूसरी पत्नी है और दीपक उसका सौतेला बेटा। और इन रिश्तों के कत्ल के पीछे की कहानी बेहद खौफनाक है। पुलिस ने इस हत्या के पीछे महिला पूनम के कैरेक्टर से लेकर मृतक अंजन दास की हकीकत भी बताई। अंजन दास की मिसिंग कहीं पे लॉज्ड हो, किसी ने रिपोर्ट कराई हो, लेकिन इस बारे में भी कहीं पे किसी ने कोई मिसिंग लॉज नहीं की थी। फिर इन्होंने आगे पता किया कि अंजन दास कौन था, कहाँ रहता था, किस प्रकार का व्यक्ति था। तो अंजन दास फिर कल्याणपुरी में रहता था और एक लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था। दिल्ली के पांडव नगर की इस घटना ने लोगों को झंझोर कर रख दिया है, लेकिन सवाल ये है कि इतने महीनों बाद क्या वाकई अंजन की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाना दिल्ली पुलिस के लिए आसान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त पंजाब से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाक की ड्रोन वाली साजिश को एक बार फिर नाकाम किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ ने पाकिस्तान से 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग की है। बीएसएफ को शक है कि इस ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद अब जो चेकिंग की जाएगी, सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि लगातार चाहे वो एलओसी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, इस तरह की हरकतें लगातार की जा रही है। अब ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। पहले लोगों को भेजा जाता था तस्करी करने के लिए बॉर्डर पार, लेकिन अब ड्रोन यानी तकनीक का सहारा लेकर इस तरह की तस्करी करने की कोशिश की जाती है। ये देखिए, हम आपको ड्रोन भी दिखा रहे हैं। इस ड्रोन को मार गिराया है बीएसएफ ने। अमृतसर पंजाब बॉर्डर के नजदीक वाला ये इलाका, जहां पर एक ड्रोन देखा और बीएसएफ ने तुरंत इस पर कार्रवाई की। 2 ड्रोन्स देखे गए। 2 ड्रोन्स ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें बीएसएफ ने फायरिंग की। 50 राउंड फायरिंग की गई है, जिसके बाद इस ड्रोन को मार गिराया गया है। अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शक है कि ड्रग और हथियार ड्रॉप किए गए होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको ड्रोन के हम दिखा रहे हैं और हर हफ्ते लगभग इस तरह की घटनाएं होती हैं पाकिस्तान की तरफ से, कभी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, तो कभी पाकिस्तान से सटे जो पंजाब का इलाका है वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। इधर जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को एक और चिट्ठी लिखी है और शिकायत की है कि उसे धमकी मिल रही है। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि जब से उसने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की शिकायत की है, उसे बार बार जान से मारने की धमकी वाला फोन आ रहा है। सुकेश का एक और लेटर बम। जेल से एलजी को लिखी चिट्ठी। आप नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। $200 करोड़ की ठगी के आरोप में दिल्ली के जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की एक और चिट्ठी सामने आई है। सुकेश ने ये चिट्ठी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लिखी है। इस चिट्ठी में महाठग सुकेश ने आपके 2 मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने दावा किया है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मोबाइल नंबरों से उसके परिवार पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा लगातार धमकियां दी जा रही हैं।
सुकेश ने विनय सक्सेना को लिखी चिट्ठी में कहा है कि उसकी मां को ये फोन कॉल 16 और 17 नवंबर को अज्ञात नंबरों से किए गए। इसके अलावा सुकेश ने दावा किया कि 21 और 24 नवंबर को सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के वेरीफाइड फोन नंबर से फोन कर धमकियां दी गई। सुकेश का दावा है कि उसके परिवार वालों ने इस कॉल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब इन दोनों नेताओं के लोगों ने इस नंबर से उसके वकील को फोन किया था। इसके साथ ही सुकेश ने लिखा है कि सत्येंद्र जैन जेल के अंदर फोन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इससे पहले भी सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से लिखी चिट्ठियों में सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुकेश ने एक चिट्ठी में मंत्री सत्येंद्र जैन पर तिहाड़ जेल में उससे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर रंगदारी वसूलने का भी आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि राज्यसभा में सीट देने का वादा कर उससे 50 करोड़ रुपए वसूले गए थे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सुकेश चंद्रशेखर की ये चिट्ठी आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए कई बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात अब चुनावों की। आज शाम थम जाएगा गुजरात चुनाव के लिए प्रचार का शोर। 1 तारीख को 1 दिसंबर को 89 सीटों के लिए पहले चरण में वोटिंग होगी और आज जमकर प्रचार होगा। आखिरी दिन भी गृह मंत्री अमित शाह आज 4 जनसभाएं करने वाले हैं। तो लगातार प्रचार चलता रहा है और आज आखिरी दिन भी पूरा जोर लगाने की कोशिश होगी। 2 चरणों में गुजरात में इस बार मतदान होना है 182 सीटों के लिए। पहले चरण में 89, उसके बाद 93 सीटों पर वोटिंग होगी और आज पहले चरण के मतदान के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनाव का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले पूरा जोर लगाएंगी तमाम पार्टियां और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद है गुजरात में। आज 4 रैलियां करेंगे। गुजरात के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। ऐसे में 2 दशक से ज्यादा राज्य में सत्ता में काबिज बीजेपी भी चुनाव प्रचार में जी जान से जुटी हुई है। गुजरात में सत्ता बचाए रखने के लिए पार्टी की ओर से नेताओं की पूरी फौज मैदान में है। चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय मंत्री हो या फिर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी नेता अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात में भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। वो पिछले कई दिनों से राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। अमित शाह आज गुजरात में 4 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह की पहली रैली दोपहर 1 बजे दाहोद जिले के गरबाड़ा विधानसभा में होगी। इसके बाद अमित शाह खेड़ा के ठासरा विधानसभा में दोपहर 2:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री की तीसरी रैली कपड़वंज विधानसभा में शाम 4 बजे होगी और आखिरी रैली रात 8:30 बजे अहमदाबाद के अमराईवाड़ी में होगी। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा के पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 1 दिसंबर को पहले चरण के लिए 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान होना है, जबकि 5 दिसंबर को दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। वहीं पूरे राज्य में 8 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए आके देखिए तेज रफ्तार में देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें। रफ्तार 100।